हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 और आज का हमारा टॉपिक है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, या तो 5 नंबर का क्वेश्चन या 7 नंबर का या 3 नंबर का या जैसे भी 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन हर बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा सा चैप्टर है, आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इसके ज़रिए से, समझ रहे हैं। इसके अलावा एक चैप्टर और रह जाएगा आपका 11वां चैप्टर, उसको मैं पढ़ा दूंगा तो इसके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये छोटा चैप्टर था, मैंने सोचा कि इसको जल्दी से पढ़ा के कंप्लीट करें। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं, पहले इसको मोटा मोटा सा समझिए, फिर इसको हम लोग डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो एंटी नियोप्लास्टिक का मतलब होता है एंटी कैंसर। कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कैंसर को ठीक करने के लिए जो दवाएं यूज होती हैं उन्हीं को बोलते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट या एंटी कैंसर ड्रग। तो अब ये कैंसर क्या होता है, तो कैंसर एक बीमारी है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के किसी एक पार्ट में या हो सकता है कि और भी कई सारे पार्ट में, ऑर्गन्स में सेल का डिवीजन बहुत तेजी से होने लगता है। समझे, रैपिड सेल डिवीजन होता है, यानी जहाँ पे एक सेल बनना चाहिए पता चला वहाँ पे 1000 सेल बन रहे हैं। तो सेल क्या होते हैं, सेल क्या कहते हैं, मैच्योर्ड हो जाते हैं, फिर वो क्या खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। बहुत सारे सेल मरते रहते हैं तो नए सेल क्या है बनते रहते हैं, समझ रहे हैं। या कहीं पे कट गया तो उसको भरने के लिए नए सेल बनते हैं, तो उनकी एक स्पीड है, समझ रहे हैं। लेकिन क्या वो स्पीड बढ़ जाए, बहुत तेजी से सेल डिवीजन हो गया, बहुत सारे सेल बनने लग जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैंसर। जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज हैं, वो एक नॉर्मल क्या कहते हैं काउंट में होते हैं। उनका काउंट होता है, जैसे कि हम लोग MMHG में नापते हैं तो उनका एक काउंट होता है कि 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख इतना रहते हैं नॉर्मली। लेकिन वो क्या बहुत तेजी से बढ़ने लगे और 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख हो जा रहे हैं, तो ये भी एक तरीका क्या होता है कैंसर होता है। ऐसे ही क्या कहते हैं WBC का हो सकता है, प्लेटलेट्स का हो सकता है। ऐसे क्या कहते हैं अलग अलग जो हमारी बॉडी के सेल हैं, जैसे नेफ्रॉन है, किडनी, वहाँ पे भी ये दिक्कत आ सकती है। हमारे क्या कहते हैं लंग्स हैं, वहाँ पे जो हमारे एल्वियोलाई हैं वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। हमारे क्या कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू हैं, समझ रहे हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। कार्डियक मसल का जो क्या कहते हैं कार्डियक सेल है, कहीं पे भी अगर इस तरीके से सेल डिवीजन हो रहा बहुत तेजी से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैंसर बोलते हैं। तो अब ये यहाँ पे आप जो दवाएं पढ़ेंगे तो वो सारी दवाएं मतलब किसी न किसी तरीके से यही करेंगी कि कैसे मतलब सेल के जो बनने की स्पीड बड़ी तेजी से क्या डिवाइड हो रहे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं, वो कैसे रोका जाए। तो कुछ ऐसे होंगे जो सेल को मार देंगे, बन गए उनको मारेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बनने ही नहीं देंगे। अब उसमें क्या होगा, DNA पे कोई काम करेगा, कोई प्रोटीन सिंथेसिस पे काम करेगा, किसी भी तरीके से वो दवाएं क्या करेंगी, ये कोशिश करेंगी कि सेल बने ना। अब बन गए तो कुछ दवाएं ऐसी होंगी जो उनको मारेंगी। तो इस तरीके से इसकी जो दवाएं हैं वो ज़्यादातर काम करती हैं। अब कैंसर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अलग अलग दवाओं को यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, तो दी ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर आर कॉल्ड एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। समझ में आ रही बात आपको, कैंसर को ट्रीट करने वाली दवाओं को एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कहते हैं। तो कैंसर क्या है, तो कैंसर इज ए डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। समझ रहे हैं, कैंसर क्या है, एक ऐसी दिक्कत है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि जो सेल का डिवीजन है वो एबनॉर्मल हो जाता है और अनकंट्रोल्ड हो जाता है। समझ रहे हैं ना, ये सेल जो है वो सही नहीं बन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सही नहीं बन रहे हैं और क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट में बनने लग जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैंसर। अब कई बार वो क्या करते हैं, जो अब जब बहुत ज़्यादा सेल बन जाते हैं तो अपने सराउंडिंग के सेल को क्या करते हैं डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए WBCs हैं, बहुत ज़्यादा बन गए तो वो क्या करेंगे बहुत सारे अपने ही सेल को मारने लग जाते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से दिक्कत होने लगती है। फिर क्या होता है ऑर्गन सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, बदबू आने लगती है, या बहुत सारी दिक्कतें और भी क्रिएट होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो क्या कहते हैं जो सेल हैं, जो मतलब एबनॉर्मल सेल बन गए हैं, मान लीजिए यहाँ पे बन गए, फिर वो ब्लड में आके क्या पूरी बॉडी में घूमने लग जा रहे हो, जाके इधर उधर क्या है बहुत सारे ऑर्गन को डिस्टर्ब कर देते हैं, उनके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जो दवाएं इस कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं उनके एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दे रखे हैं, इनको आप जरूर याद कर लेना, समझ रहे हैं। सबसे पहला क्या है, साइक्लोफॉस्फामाइड। क्या है, साइक्लोफॉस्फामाइड, इसका स्ट्रक्चर भी आपको देखना है। दूसरा है ब्यूसुल्फैन। क्या है, ब्यूसुल्फैन है।
तीसरा है मर्केप्टोप्यूरिन, इसको 6 MP भी बोलते हैं या इसको 6 मर्केप्टोप्यूरिन भी बोला जाता है। चौथा है फ्लोरोयूरेसिल या इसको 5 फ्लोरोयूरेसिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5 फ्लोरोयूरेसिल या 5FU बोलते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर आपको देखना है। पांचवा आपका मेथोट्रेक्सेट, क्या है? मेथोट्रेक्सेट। और छठा आपका डेक्टिनोमाइसिन। और सातवां आपका डॉक्सोरोबिसिन है। आठवां है विनक्रिस्टिन सल्फेट। और नवा है सिस्प्लाटिन। समझ रहे हैं? तो ये इतने सारे एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दे रखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन ना, इसमें से कोई एक लिया, 3 अलग अलग कैटेगरी की दवाओं को लिया, एक एंटी नियोप्लास्टिक को लिया और पूछा इसमें से बताओ कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल्स आपको याद रहने चाहिए। समझ रहे? याद रहते हैं तो आपके अलग अलग टाइप के जो MCQs या मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आपको यहाँ से बहुत हेल्प करते हैं जब इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। समझ रहे हैं? तो इनके एग्जाम्पल्स आपको सबके याद होने चाहिए। जो क्लासिफिकेशन है वो पूरी आपको याद नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको जरूर याद कर लेना आप। तो चलिए अब इसकी हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब इसमें दिक्कत होती है बहुत सारे बच्चों को, जैसे कि अल्काइलेटिंग एजेंट है। अब इसको तो आपने एक याद कर लिया, लेकिन इसके अंडर में कई सारे आते हैं, ये याद नहीं रहता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप याद कर सकते हो आसानी से तो याद कर लो। अगर नहीं याद हो रहा तो अल्काइलेटिंग एजेंट आपने याद किया, इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स दे रखे ना, ऐसे ही उनको नंबर डालिए, चाहे ऐसे एरो लगाइए और ये एग्जाम्पल इसका लिख दिया, ऐसे एरो लगाया, इसका एग्जाम्पल लिख। ये आपको अगर याद नहीं है तब इस तरीके से आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे इसमें 5 दे रखा है तो आप 2 याद कर लीजिए। इस तरीके से मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के ये काम किया जाता है। इसमें 5 दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं तो 2 याद कर लीजिए, 1 याद कर लीजिए, 3 याद कर लीजिए। उनके एग्जाम्पल से इसको याद कर लिया आपने, यहाँ पे इसको डाल दिया। तो इस तरीके से करना आपको, ठीक है ना? तो सबसे पहला क्या है? एल्काइलेटिंग एजेंट्स से आपको इतना काफ़ी है कि आपने इसकी क्लासिफिकेशन याद कर ली। लेकिन कई बार मतलब कई सारे स्टेट में ये बच्चों को परेशान करने के लिए ये पूछ लेते हैं कि एल्काइलेटिंग एजेंट मतलब क्या करते हैं, कैसे मतलब ये रोकते हैं कैंसर को। समझ रहे हैं? हालांकि ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन मतलब हाई लेवल का, ये बी फार्म में भी नहीं पूछा जाता इस तरीके से क्वेश्चन। ये एम फार्म PhD लेवल का क्वेश्चन होता है। लेकिन कई बार मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपनी क्या कहते हैं, अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं RGPV वाले। समझ रहे हैं ना? तो उन बच्चों को थोड़ा सा होशियार रहना चाहिए। वो केमिस्ट्री में नचा देते हैं, फार्माकोलॉजी में नचा देते हैं बच्चों को, एकदम ऐसी तैसी कर देते हैं, क्वेश्चन उल्टे सीधे पूछते हैं बिल्कुल। समझ रहे हैं? लेकिन आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ये जो एजेंट्स होते हैं डायरेक्टली DNA पे काम करते हैं और क्या करते हैं, कॉजिंग DNA स्ट्रैंड ब्रेक्स। और DNA का जो स्ट्रैंड होता है ना, आप ये स्ट्रैंड वगैरह ये सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक पूरा चैप्टर है, वहाँ पे डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। समझ रहे हैं? अगर आपको ये पूरा समझना है तो सिर्फ इतना रखिए कि इसका जो स्ट्रैंड होता है, या आपने पढ़ा होगा डबल हेलिक्स होते हैं, तो उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। समझ रहे हैं? और जब उसको ब्रेक करता है तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, तो वो क्या करते हैं, जब अब कैसे करते हैं, तो लीडिंग टू दी एबनॉर्मल बेस पेयरिंग। तो ये उनका जो क्या कहते हैं, जो DNA का जो बेस होते हैं, उसमें आप पढ़ेंगे डिटेल में कि उसमें बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस हैं, तो उनकी एक पेयरिंग होती है, एक सिस्टमेटिक तरीके से होती है। अगर वो एबनॉर्मल हो जाए तो फिर क्या आगे का प्रोसेस हो नहीं पाएगा, DNA की कॉपीज नहीं बन पाएगी, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, तो न्यू सेल का डिवीजन, तो न्यू सेल का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। समझ रहे? तो वो बेस के पेयरिंग को एबनॉर्मल कर देते हैं और क्या होता है, इस तरीके से सेल डिवीजन को रोकते हैं। समझ रहे हैं? और आखिर क्या होता है, जो और फिर क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, सेल की डेथ करवा देते हैं ये। समझ रहे हैं? तो ये इतना आपको याद रखना है कि एल्काइलेटिंग एजेंट क्या करते हैं। अब इसमें इनके एग्जांपल्स क्या हैं, तो नाइट्रोजन मस्टर्ड है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मेक्लोरएथामीन, ठीक है ना, इसको मस्टीन HCl भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड, मस्टीन हाइड्रोक्लोराइड भी बोलते हैं। और क्या, इफोस्फामाइड। तो इसमें से कोई एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे आप। और भी इसके एग्जाम्पल जैसे कि साइक्लोफोस्फामाइड है, यही वाला याद कर लीजिए, इसलिए कि आपके सिलेबस में यही दे रखा है। समझ रहे ना? साइक्लोफोस्फामाइड याद कर लीजिए आप। दूसरा है एथाइलिनामाइन, समझ, इसका एग्जाम्पल क्या है, थियोटेपा। और तीसरा है अल्काइल सल्फोनेट, तो इसका एग्जाम्पल है ब्यूसुल्फेन, इसको एक याद कर लीजिए। ये वाला छूट जाए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, इस वाले को याद कर लीजिए, ठीक है ना, इसको। और इसको क्या है, नाइट्रोसोरियस, तो इसका एग्जाम्पल है कारमस्टीन, ठीक है। अगला 5वां है आपका ट्रायाजीन, तो इसका एग्जाम्पल है डेकार्बाजीन, ठीक है ना। तो इनमें से आप 1-2 याद कर लीजिए जो भी हैं। एक तो ये कहते हैं ये वाला याद कर लीजिए, इसमें से आपका ये हो जाएगा साइक्लोफोस्फामाइड। दूसरा आप ये इसको याद कर लेंगे, इसमें ब्यूसुल्फेन हो जाएगा।
उसमें दो कम से कम जरूर याद कर लीजिए। दूसरा है एंटी मेटाबोलाइट्स। क्या है? एंटी मेटाबोलाइट्स, यानी मेटाबोलाइट को काम करने से रोकेंगे। कोई भी मतलब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो मेटाबॉलिज्म कराते हैं उनको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। तो उन मेटाबोलाइट्स को ये रोक देंगे, उनको बोलते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। समझ रहे हैं? तो ये क्या करते हैं? दे प्रिवेंट डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए के रेप्लिकेशन को रोक देते हैं। रेप्लिकेशन क्या होता है? जिसमें डीएनए ना अपनी जैसी क्या है, बहुत सारी अपनी कॉपी बनाता है। समझ रहे हैं ना? रेप्लिकेशन में क्या होता है? डीएनए जैसा है वैसा ही और कई सारे बना देता है, उसको बोलते हैं डीएनए कॉपीज बनाना। ठीक है ना? उसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है न्यू सेल के डिवीजन के लिए, तो उसको रोक देते हैं। इस तरीके से क्या है, सेल डिवीजन को ये रोकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? तो फोलेट एंटागोनिस्ट है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? मेथोट्रेक्सेट। ये एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में दे रखा है। ऐसे क्या है? प्यूरिन एंटागोनिस्ट है। इसका एग्जाम्पल भी आपके सिलेबस में दे रखा है, 6 मर्केप्टोप्यूरिन। ठीक है ना? तो एक एग्जाम्पल ये जरूर याद कर लीजिएगा। ऐसे क्या है? पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट। ये सब क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। समझ रहे हैं ना? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? 5 फ्लोरोयूरेसिल। ये एग्जाम्पल भी आप याद कर लेंगे। समझ रहे हैं ना? ये आपके सिलेबस में दे रखा है। तीसरा है नेचुरल प्रोडक्ट्स। ऐसे कई बार पूछा है क्वेश्चन, ऐसे पूछ लिया कि जो क्या कहते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट में जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनके एग्जाम्पल दीजिए। समझ रहे? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने देखा। तो इसमें से आप याद कर लेंगे, जैसे कि नेचुरल प्रोडक्ट में, नेचुरल प्रोडक्ट मतलब जो हमको मतलब प्लांट से सीधे नेचुरली मिल जाते हैं, तो उनका है क्या है? विनका एल्कलॉइड। क्या है? विनका एल्कलॉइड। इसके एग्जाम्पल एक याद कर लीजिए, विन क्रिस्टीन। क्या याद करेंगे? विन क्रिस्टीन या विन ब्लास्टीन। दूसरा आपका टेक्सानेस, तो इसका एक आध एग्जाम्पल याद कर लीजिए, पैक्लीटेक्सेल है। तीसरा आपका एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन। इसका एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, इटोपोसाइड। ठीक है ना? और चौथा आपका कैम्प्टोथेसिन एनालॉग। अब ये एनालॉग क्या होता है? एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनालॉग का मतलब होता है उसी के जैसा, यानी सिमिलर जिसको बोलते हैं। समझे? इसी का जैसा है। हो सकता है स्ट्रक्चर में इसके जैसा हो, या क्या कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में इसके जैसा हो, या थेरापेटिक प्रॉपर्टी में इसके जैसा हो, किसी भी तरीके से इसके जैसा है, यानी इसके जैसा फंक्शन अगर दे रहा है, इसके जैसा स्ट्रक्चर है, तो उसको बोलते हैं एनालॉग। तो इसका एग्जाम्पल एक याद कर लीजिए, टोपोटिकैन। ठीक है ना? आप लेकिन इस वाले को जरूर याद कर लेंगे, ये वाला एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, बाकी ये सब याद हो ना हो। ठीक है ना? उसके अलावा इसमें एंटीबायोटिक वगैरह भी यूज किया जा सकते हैं, जैसे कि एक्टिनोमाइसिन, डेक्टिनोमाइसिन। ये वाला एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, आपके सिलेबस में दे रखा है। और पांचवा आपका रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या आपके ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें से रेडिएशन निकलती है। समझ रहे हैं ना? रेडिएशन क्या कुछ ज़्यादा ही हाई मात्रा में निकलती है, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। और आइसोटॉप्स क्या होते हैं? तो कोई भी एलिमेंट है उसी की एक दूसरी फॉर्म होती है, सेम ही एलिमेंट है लेकिन उसकी क्या है, एक अलग फॉर्म होती है, दूसरी या तीसरी चौथी अलग अलग फॉर्म हो सकती हैं। अब किस बेसिस पे वो दूसरी जो फॉर्म है वो अलग होती हैं? तो उनका जो प्रोटॉन के नंबर होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन उनके जो न्यूट्रॉन्स के नंबर होते हैं, यानी इनके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके नंबर अलग अलग होने के बिना पर एक ही एलिमेंट है, लेकिन उनके क्या कहते हैं, एक ही एलिमेंट है लेकिन उनके अंदर न्यूट्रॉन्स के नंबर क्या है, अलग अलग हैं। तो वो एक दूसरे के आइसोटॉप्स होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम होती है। समझ रहे हैं? ये जो टर्म्स हैं ये आपको याद होना चाहिए, एक आध नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि सोडियम फॉस्फेट, समझ रहे हैं, सोडियम आयोडीन, समझ रहे हैं, और क्या है सोडियम आयोडीन। तो ये आप दो एग्जाम्पल या एक एग्जाम्पल को याद कर लीजिए। इसकी क्लासिफिकेशन और भी हैं, समझ रहे, इसकी क्लासिफिकेशन अभी और लंबी है, लेकिन मैंने उनको यहाँ से हटा दिया है, आपको उनको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब हम लोग पढ़ते हैं इसके यूजेस। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं, डिफाइन करिए, उनके एग्जाम्पल लिखिए और उसके यूजेस बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको यूजेस पता होना चाहिए। तो इनको अलग अलग टाइप के कैंसर के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के कैंसर आप लिखेंगे, उसमें आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा तो आप लिख दिएगा डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर को ट्रीट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, समझ रहे, ऐसे क्या था, ओवरी के अंदर कैंसर हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। सर्विकल के अंदर कैंसर हो जाता है, सर्विक्स जो होता है उसमें अगर कैंसर है उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लड कैंसर है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे क्या है, नेक कार्सिनोमास है उसमें इसको यूज किया जाता है, यानी एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या है कैंसर हो गया है उसमें यूज किया जाता है। तो ऐसे क्या है ऐसे क्या कहते हैं सर्टेन लिम्फोमास। लिम्फोमास मतलब ये कि लिम्फोसाइट के अंदर या जो लिम्फ सेल होते हैं उनके अंदर क्या हो गया कैंसर हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर
क्या कहते हैं कैंसर हो गया उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ दवाओं को किन बीमारियों में स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है उसको देख लेते हैं। आपने एक एग्जांपल पढ़ा मेक्लोरएथामीन, इसको यूज़ किया जाता है बोन मैरो के कैंसर में। समझ रहे, बोन मैरो का कैंसर जब हो जाता है तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। और बोन मैरो का काम क्या होता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, यानी इनकी बीमारी हो गई, यानी इनका कैंसर हो गया, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लग गए। तो असल में दिक्कत कहाँ पे होती है, बोन मैरो में, तभी क्या होता है ब्लड कैंसर होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग किन दवाओं को देते हैं, तो उस कंडीशन में कौन सी दवा हम लोग देते हैं, तो उसको हम लोग देते हैं मेक्लोरएथामीन। ठीक है ना। अब बोन मैरो का कैंसर जब होगा तो उसमें क्या होगा, पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा, यानी आरबीसीज का नंबर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे आरबीसीज। या फिर क्या होगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा, ल्यूकेमिया में होगा तो यानी जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। या क्या होगा, थ्रोम्बोसाइथेमिया हो जाएगा, तो इसमें क्या होते हैं जो मतलब प्लेटलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपने दूसरा एक एग्जांपल पढ़ा था साइक्लोफॉस्फामाइड, तो इसको मोस्टली यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर के लिए, बहुत ज़्यादा इसको अलग अलग टाइप के कैंसर में इसको यूज किया जा सकता है साइक्लोफॉस्फामाइड को। ठीक है ना। ऐसे आपने एग्जांपल पढ़ा इफॉस्फामाइड, तो इसको यूज किया जाता है नेक कार्सिनोमा आपने पढ़ा उसमें यूज किया जाता है, या लिम्फोमाज में इसको यूज किया जाता है, या ब्लैडर कैंसर है तो उसमें इसको क्या है यूज किया जाता है। और क्या विनब्लास्टिन सल्फेट है, इसको यूज किया जाता है न्यूरोब्लास्टोमा, यानी कैंसर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, समझ रहे, उसको बोलते हैं न्यूरोब्लास्टोमा। तो न्यूरोब्लास्टोमा को ट्रीट करने के लिए किसको जाता है, विनब्लास्टिन, समझ रहे हैं ना, जो है कि आपका एक क्या कहते हैं नेचुरल प्रोडक्ट है। और इसको क्या कहते हैं न्यूरोब्लास्टोमा को क्या मतलब क्या है, तो एड्रिनल ग्लैंड में अगर कैंसर हो गया, अब जब वहां पे कैंसर होता है तो फिर क्या कहते हैं जो एड्रीनलिन है मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लग जाएगा। और क्या इसको टेस्टिक्यूलर कैंसर है उसमें यूज़ किया जाता है, यानी टेस्टिस के अंदर कैंसर हो गया तो उसमें यूज़ किया जाता है। ऐसे ही क्या है कैप्सोसिस सेक्रोमा में इसको यूज़ किया जाता है। अब ये कैप्सोसिस सेक्रोमा क्या है, तो इसका मतलब होता है जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनके अंदर, जो सॉफ्ट टिश्यू हैं, समझ रहे हैं ना, जो नरम टिश्यू हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, कैंसर हो गया है या उसमें लेशंस हो जा रहे हैं, समझ रहे हैं, छाले जैसी चीज़ें पड़ जा रही हैं, जख्म हो जा रहा है, तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। अब ये कि क्या कहते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो हैं, इनका क्या कहते हैं स्ट्रक्चर पूछ लेता है, या स्ट्रक्चर ही ज़्यादा पूछता है, या उनका क्या कहता है अगर नेम पूछ ले, केमिकल नेम, तो आपको यहाँ पे साइक्लोफॉस्फामाइड, इसका अगर याद कर सकते हैं नाम तो याद कर लीजिए, और ये इसका स्ट्रक्चर है इसको बना लीजिए, बहुत आसान सा है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बना पाएंगे। दूसरा है फ्लोरोयूरेसिल यानी 5-फ्लोरोयूरेसिल, तो इसका ये नाम है और ये स्ट्रक्चर है, इसको देख लीजिए। और तीसरा है सिस्प्लाटिन, और तीसरा स्ट्रक्चर है सिस्प्लाटिन इस चैप्टर से, तो ये 3 स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन दीजिए, तो ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। इसके अलावा मैंने क्या है मतलब आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी डाल रखे हैं जो आप जाके देख सकते हैं, पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा एग्जाम प्रिपरेशन डी फार्मा फर्स्ट ईयर, जैसा कि सेकेंड ईयर का बना हुआ है, और उसमें सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट वाली वीडियोज़ हैं उसमें जो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ में है, या सिर्फ क्या कहते हैं जो अगर किसी को सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो वो भी अलग से मैं उसी के अंदर डाल दूंगा नीचे साइड में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से तो आप वहां से जाके देख सकते हैं और आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब ये पूछे कि डिफाइन एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, तो सिर्फ आप ये नहीं लिख देंगे कि द ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर आर कॉल्ड एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, इतना ही नहीं, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। आपको डिफाइन करने को जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके एग्जाम्पल, आपने इसका डेफिनेशन 1 लाइन में 2 लाइन में जो लिखना है वो लिखा, उसकी आप उसके एग्जाम्पल से लिखेंगे, फिर उसकी क्लासिफिकेशन अगर आपको याद है तो क्लासिफिकेशन 2-3 मेंशन करिए, उसके अलावा फिर उसमें आप क्या करेंगे उसके यूजेस लिखेंगे। तो समझ रहे हैं इस तरीके से आप पूरा एक नोट बनाते हैं जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। ऐसे क्या क्लासिफाई करना आपको एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट को, क्या कहते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के यूजेस क्या हैं उसको बताना है। गिव द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम ऑफ फ्लोरोयूरेसिल या साइक्लोफॉस्फामाइड, दोनों आप ले लीजिएगा, ठीक है ना, फ्लोरोयूरेसिल और साइक्लोफॉस्फामाइड। और क्या, अच्छा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आ गया तो ठीक है। और क्या कहते हैं गिव द यूजेस के साथ में आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी कर लीजिए, गिव द यूजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं आपका लास्ट चैप्टर था, तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे क्या है पढ़ाई अपनी की, आपने अपनी प्रिपरेशन SR फार्मेसी के चैनल से किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, मेरी प्रार्थना है, मेरी कामना है कि आप सबके बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ और सब लोग बहुत खुशियाँ, आप सबको बहुत सारी खुशियाँ नसीब हों और अपनी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहें, आपकी फैमिली के लोग
आपके पेरेंट्स सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहें, सबकी लाइफ क्या है बहुत ज़्यादा लंबी हो, ताकि आप उनके साए में बहुत ज़्यादा दिनों तक रह सकें। अब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपका जब एग्ज़ाम हो जाए तो आपको ये नहीं कि आप एग्ज़ाम हो गया खुशियाँ मनाने लगे और एसआर फार्मेसी को भूल नहीं जाना है, बल्कि सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं वो आप हमको ज़रूर भेजेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, समझ रहे, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोन नहीं करना इस पर, ठीक है ना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे व्हाट्सअप नंबर पे आपको क्या है अपना जो भी क्या क्वेश्चन पेपर है अच्छी क्वालिटी के अंदर, मुझे कहना ना पड़े बार बार के अच्छी क्वालिटी में भेजो। बहुत सारे बच्चे ऐसा गंदा सा भेज देते हैं फिर मुझे कहना पड़ता है इसको दोबारा से भेजो, उनका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी वेस्ट होता है। तो आप अच्छी क्वालिटी में अपने क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर को भेजेंगे, ठीक है। आप उसको अच्छी क्वालिटी में भेजेंगे और कमेंट करके भी बताएंगे सर आपने जो पढ़ाया, जो क्वेश्चन बताए वो क्वेश्चन आए भी हैं। इंपॉर्टेंट की सीरीज देख रहे हैं तो उसमें भी आप ये कमेंट करके बताएंगे सर ये क्वेश्चन आपने दिए थे, क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा मैं कम्युनिटी में क्या कहते हैं एक पोल भी डालता हूँ कि क्वेश्चन फंसे या नहीं फंसे, तो उसमें वोटिंग भी करिए, कमेंट भी करिए, हाँ सर क्वेश्चन फंसे नहीं फंसे, जो भी है, जो भी रियलिटी है आप उसको बताइए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा अमाउंट मैंने रखा है 29 रुपीज़, ये आप मेरा नंबर है, इस पर आप क्या करते हैं पे कर सकते हैं। मैं ऐसे डायरेक्टली कहता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ आप उसका तरीका ये कि आप हमसे PDF ले लीजिए, समझ रहे हैं। इसका तरीका क्या है, आप हमको सपोर्ट करना चाह रहे हैं आप हमसे PDF बाय कर लीजिए। तो एक सिस्टमेटिक तरीका ये होता है, हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो PDF की, फिर भी आप क्या मुझे सपोर्ट करने के लिए बाय कर लीजिए। तो बाय करने के लिए आपको क्या करना है, इसी नंबर पे, मेरा नंबर क्या है 9694480523, समझ रहे, ये मेरा नंबर है। कई बार क्या है बच्चे पूछते सर यही नंबर है, हाँ यही नंबर है, इस पर फ़ोन नहीं करना है, व्हाट्सअप करके मैसेज करिए, आप जो भी कहना है करिए। इस पे नंबर पे करके मुझे व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे पेमेंट की, आपको क्या है सारे PDF प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, पेड ग्रुप के अंदर आपको जोड़ दिया जाएगा और जो भी आप उससे बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।